एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं पढ़ाऊंगी आपको क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। ओके गाइस, तो 12th पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक 1 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर है, जिसमें हम क्या पढ़े हैं, जो हमारा आज का समय का वर्ल्ड चल रहा है उसमें पॉलिटिक्स, उसमें कैसी पॉलिटिक्स हो रही है, पावर को लेके कितने स्ट्रगल्स हो रहे हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़े हैं। पहला चैप्टर हमने क्या पढ़ा था, कोल्ड वॉर। क्या पढ़ा हमने उसके अंदर, दैट एक्चुअली में जो हमारा वर्ल्ड था दो पावर्स के बीच में डिवाइड हो गया था, दो सुपर पावर्स के बीच में वो अपने अलायंसेस बना रहे थे एंड वी वर लिविंग इन द बाइपोलर वर्ल्ड, है ना। हम कैसे वर्ल्ड में रह रहे थे, हम एक बाइपोलर वर्ल्ड में रह रहे थे। फिर हमने पढ़ा चैप्टर 2, क्या नाम है उसका, एंड ऑफ बाइपोलरिटी। उसमें हमें पता चला कि हम बाइपोलर वर्ल्ड से एक यूनिपोलर वर्ल्ड में एंटर कर गए, जिसमें एक ही सुपर पावर हमारे पास बच गई, यूएसएसआर तो खत्म हो गई, बस यूएसए हमारे पास बच गई। अब अगर आप बुक में देखोगे अभी तो आपको 3rd चैप्टर मिलेगा, यूएस हेजीमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। और ये जो चैप्टर है इसका नाम लिखा होगा चैप्टर 4 अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। तो भाई अभी आपकी न्यू बुक्स जो है प्रिंट नहीं हुई है, बट सिलेबस चेंज हो चुका है। चैप्टर 1 था कोल्ड वॉर एरा, चैप्टर 2 था एंड ऑफ बाइपोलरिटी। ये जो चैप्टर 3 यूएस हेजीमनी है, अभी वाला जो चैप्टर था ना चैप्टर 3, वो पूरा चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है। बस उसके जो स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स थे वो एंड ऑफ बाइपोलरिटी में ऐड कर दिए। तुम्हारा काम थोड़ा आसान हो गया, ये समझो। जो तीसरा चैप्टर है आपकी बुक का यूएस हेजीमनी, वो डिलीट हो चुका है। उसमें क्या बताया गया था उस यूएस हेजीमनी चैप्टर में कि भाई जब ये यूएसएसआर खत्म हो गया ना सुपर पावर, तो भाई यूएसए ने अपनी बहुत हेजीमनी दिखाई। हेजीमनी मतलब क्या होता है, दादागिरी दिखाई, बहुत दादागिरी दिखाई हर चीज़ में, अपने हम पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रखा था। तो अब उस चैप्टर को हटा दिया गया है, उसके 3 टॉपिक्स एंड ऑफ बाइपोलरिटी में डाल दिया, जो मैंने आपको पढ़ा दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, पढ़ लेना। अब जो हमारा 4th चैप्टर था अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, उसको बना दिया चैप्टर 3 और उसका नाम भी बदल दिया न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। अब इसका मतलब क्या है ये समझो। चैप्टर 1 हुआ कोल्ड वॉर, मतलब 2 सुपर पावर थी, उसमें बाइपोलर वर्ल्ड में थे हम। चैप्टर 2 एंड ऑफ बाइपोलरिटी, जिसमें हमने पढ़ लिया कि बाइपोलरिटी खत्म हो गई। अब यहाँ हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे कि भाई जब बाइपोलरिटी खत्म हो गई थी, जब से एक ही सुपर पावर बची यूएसए, तो यूएसए की जो आप कह सकते हो दादागिरी थी ना, हेजीमनी, उसको टक्कर देने के लिए नई नई पावर्स इमर्ज हुई। जैसे कि एक गुंडा इमर्ज हुआ ना, तो उस गुंडे को तो आप कह सकते हो टक्कर देने के लिए या उससे मुकाबला करने के लिए नए नए ग्रुप्स निकल के आए कि भैया हम इसे हराएंगे या हम इसकी पावर को कम करेंगे। तो उसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। आपकी बुक में लिखा होगा चैप्टर 4 अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। अब नाम भी बदल गया है और इसमें भी काफ़ी और टॉपिक्स ऐड हो गए हैं, तो वो मैं सब कुछ आपको पढ़ा दूंगी, देयर इज नो नीड टू वरी। तो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 3 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। मतलब हम क्या पढ़ेंगे, दैट गाइज जब ये बाइपोलरिटी खत्म हुई, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। लुक हियर, हम लोगों ने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था, दैट हमारा एक बाइपोलर वर्ल्ड था जिसमें 2 सुपर पावर थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। फिर हमने चैप्टर 2 में क्या पढ़ा कि ये जो दूसरी सुपर पावर थी ये ख़त्म हो जाती है और हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं। चैप्टर 3 यूएस हेजीमनी डिलीट हो गया, उसकी जगह ये वाला चैप्टर 3 बन गया है। चैप्टर 3 अब आपका क्या है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। भाई अब ये यूएसए जो है ये तो हेजीमोन यानी कि दादा बन के बैठा हुआ है। अब इस दादा को चैलेंज करने के लिए ये अपनी बहुत दादागिरी दिखा रहा था हर काम में। ट्रेड भी इसकी मर्जी से होगा, मिलिट्री भी इसकी मर्जी से चलेगी, बहुत दादागिरी दिखा रहा था। लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना इतना ज़्यादा शुरू कर दिया था, सबको यूएसए जैसा बनना था। तो अब इसकी इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए बहुत सारे नई नई एसोसिएशंस बनती हैं। उनमें से एक थी ईयू, फिर हमारी बनी एशियान, इवन चाइना भी जो था वो इस यूएसए की जो दादागिरी थी उसको टक्कर देने के लिए इमर्ज हुए। और यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। ऐसे कौन सी सेंटर्स बने, ऐसे कौन से एसोसिएशन बने, या ऐसे कौन से देश आए जिन्होंने यूएसए को टक्कर दी कि भाई बहुत कर ली तूने अपनी मनमानी, अब हम भी आ गए हैं तुझे टक्कर देने। ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अब अगर अमेरिका के डोमिनेंस को कम करना है, वो तो सबके ऊपर अपना राज जमाने लग गया भाई यूएसएसआर। पहले कौन दे रहा था अमेरिका को टक्कर, यूएसएसआर। यूएसएसआर कहता मेरे पे भी बहुत न्यूक्लियर वेपन है, मैं भी बहुत वो हूँ, मैं तुझे टक्कर दे रहा हूँ। अब यूएसएसआर मर गया, खत्म हो गया, तो अब अमेरिका कह रहा अब तो मैं ही बचाऊँ, पूरे मोहल्ले का डॉन, पूरे के पूरे वर्ल्ड का डॉन मैं हूँ। तो अब उस डॉन की डोमिनेंस को कम करने के लिए नए नए सेंटर्स आए। अब वो कौन कौन से हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उनको ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, ग्रुप ऑफ नेशंस थे। तो पहला यूरोपियन यूनियन, पहला कौन सा, यूरोपियन यूनियन जो आपकी बुक में गिवन है। दूसरा एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, पढ़ाऊंगी मैं अभी आपको। तीसरा जो था आपकी बुक में जो लिखा हुआ है दैट इज चाइना, ठीक है। हम पढ़ेंगे चाइना। ऐसा कहा जाता है
कि 2050 तक हो सकता है चाइना सबसे ज़्यादा राइजिंग इकोनॉमी बन जाए। अब चाइना के बाद आपकी बुक में जापान दे रखा है कि जापान भी, भाई जापान देखा आपने, आजकल आप इंस्टाग्राम पे मीम्स पढ़ते हो, उसमें कैसे अलग अलग सी बातें जापान की दिखाती है। भाई जापान तो डेवलप्ड देश है, हमारा शिनचैन डोरेमोन जापान का है, सब पता है हमें जापान के बारे में, ठीक है। तो जापान हो गया, और इवन साउथ कोरिया हमें पता है, के पॉप साउथ कोरिया। तो ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दैट यूरोपियन यूनियन, एशियन, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये सब अमेरिका की जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज कर रहे हैं कि भाई अमेरिका डोमिनेंस कम कर दो, हम भी तुम्हारी टक्कर के। अब इसके साथ साथ आपकी बुक में इस चैप्टर में ऐड हो गए हैं कुछ टॉपिक, जैसे कि उसमें से सबसे पहला है ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? एक एसोसिएशन है, जैसे ये एशियान है ना, वैसे एक एसोसिएशन है ब्रिक्स, जिसमें इंडिया भी है, काफ़ी सारे और नेशंस हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, चैप्टर में पढ़ाऊंगी। ब्रिक्स एडेड टॉपिक है। जो आपको पीडीएफ गिवन है पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 के सिलेबस का, उसमें सीबीएसई ने हमें ये प्रोवाइड करा। सीबीएसई ने नई बुक तो अभी नहीं छापी है ना, बट जो पीडीएफ दिया उसमें ब्रिक्स गिवन है। ब्रिक्स के अलावा आपका कौन सा टॉपिक ऐड हुआ है? सार्क, SAARC की तो कोई टेंशन ही नहीं है। इससे अगला वाला जो चैप्टर है आपका साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है, उसमें सार्क के बारे में हमें बता रखा है। सार्क के बाद में आपका ऐड हुआ है इंडिया। इंडिया के बारे में तो हम पढ़ ही लेंगे, हमारे पीडीएफ में गिवन है। हम इंडिया जो है ना, हम भी अब अमेरिका की जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज कर रहे हैं। चौथा नेशन हमने पढ़ना है रशिया, और रशिया के साथ में पढ़ना है इजराइल। इजराइल के बारे में आप लोगों ने हाल ही में न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा, इजराइल पैलेस्टाइन इशू के चक्कर में सुना था ना, इजराइल पैलेस्टाइन इशू हुआ, वहाँ पे बम मारे वो लोग एक दूसरे को, वही। तो ये सब पावर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आप देख रहे हो वहाँ अमेरिका बहुत बन रहा था अपने आप को, तो अमेरिका की डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए इतने सारे नेशंस निकल के आ गए। शुरुआत में कौन से आए थे? ये यूरोपियन यूनियन, एशियान, ठीक है, और जापान, साउथ कोरिया, चाइना। अब और भी आ गए हैं, जैसे कि ब्रिक्स। ब्रिक्स बहुत पुरानी एसोसिएशन नहीं है, अभी कुछ समय 10-15 साल पहले बनी होगी, आप समझ लो ब्रिक्स। फिर अब इंडिया भी थ्रेट है यूएस हेजेमनी के लिए, हम भी यूएस हेजेमनी को टक्कर दे रहे हैं। इजराइल भी दे रहा है, सार्क भी दे रहा है, और रशिया भी दे रहा है। तो भाई साहब मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ा दूंगी, जितना हम इस वीडियो में कवर कर पाएंगे यहाँ करेंगे। हो सकता है एडेड टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़े, बट वो अभी वीडियो एंड होते होते पता चलेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो जैसे ही हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हमें सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन के बता रखा है जिसने यूएस की हेजेमनी को टक्कर दी थी, यूएस की डोमिनेंस को टक्कर दी थी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये? यूरोपियन यूनियन, इसको बोला जाता है EU। करते हैं अपना यूरोपियन यूनियन। तो देखो क्या होता है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जितने भी यूरोप की जो स्टेट्स थी, ये कंट्रीज थी, मतलब पॉलिटिकल साइंस में कंट्री को भी स्टेट बोल देते, तो आप समझ जाना। तो जितनी भी ये यूरोप की स्टेट्स थी या कंट्री थी, ये कंफ्यूज हो जाती है कि भाई अब हम क्या करें, या हम अपनी आपसी दुश्मनी को कंटिन्यू रखें, यानी कि जो ये यूरोप और फ्रांस, ये जो फ्रांस और ब्रिटेन था, इसका जर्मनी से वॉर चल रहा था, इटली से चल रहा था, या तो दोबारा से वॉर पे लग पड़े, दुश्मनी निभाते रहे, या फिर अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करें। अब इनके ऊपर ये डिलेमा आ चुका था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी इकोनॉमी शैटर हो जाती है। जब अगर कोई सी कंट्री में वॉर होता है तो वो 10 साल पीछे चली जाती है। अब यूरोप कॉन्टिनेंट की तो 4 कंट्रीज ऑलरेडी वॉर में थी। कौन सी हो गई? जर्मनी भी, इटली भी, और ब्रिटेन भी, और फ्रांस भी। इन चारों ने वॉर में इतना सब कुछ नुकसान करा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, एग्रीकल्चर डिप्रेशन आया, शैटर हो गई इकोनॉमी डगमगा गई, गिर गई, हिल गई पूरी की पूरी। साथ ही के साथ डीकोलोनियलाइजेशन हुआ इस समय पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। कब? 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई। पहले ये ब्रिटेन वाले आके हमें लूट रहे थे, अब हमारा लूटना भी बंद हो गया। तो कुछ पैसा जो ये इंडिया से चुरा के लेके जा रहे थे और बाकी कॉलोनी से, तो डीकोलोनियलाइजेशन के बाद इनकी वो वाली इनकम भी खत्म हो गई। तो बिल्कुल ही जो इकोनॉमी थी ऐसे डगमगाने लगती है हमारी यूरोप की कंट्रीज की। तो भाई एक तो इनको हेल्प मिलती है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर थ्रू द कोल्ड वॉर। क्या होता है, जैसे ही कोल्ड वॉर शुरू होता है तो क्या हो गया, अलाइन सिस्टम शुरू हो गया। कुछ कंट्रीज तो नेटो का मेंबर बन गई। नेटो में इनके लिए क्या बनाया गया था? नेटो में इनके लिए ये देख पढ़ सकते हो आप, कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनाया गया था एक नेटो में। तो नेटो के थ्रू जाने पर भी इनको कुछ हेल्प मिली थी। जैसे आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूरोप का भी डिवीजन हो गया था। वेस्ट यूरोप की जितनी भी कंट्रीज थी वो नेटो में चली गई यूएसए के साथ, और ईस्ट यूरोप की जितनी कंट्रीज थी वो यूएसएसआर और वार्सो पैक्ट में चली गई थी। तो कुछ फ़ायदा तो इनको मिला। इनकी थोड़ी सी इकोनॉमी रिवाइव हुई थी, किसके थ्रू? जो हमारा कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, उसने यूरोप को कुछ इंटीग्रेट करा था। बाकी क्या होता है भाई, जो इनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी तो इनकी इकोनॉमी रिवाइव होती है थ्रू द मार्शल प्लान। अब ये मार्शल प्लान क्या है? मार्शल प्लान है, देखो यूएसए की बनाई गई, आप देख सकते हो, एक पॉलिसी। अब यूएसए पता है क्या करता है? पहले मुश्किल में डालता है, फिर मुश्किल से बाहर निकालता है। जैसे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन जो था यूएसए ने लेकर आया था, हम जब प्रॉब्लम में थे, वैसे ही जो यूएसए है सबको प्रॉब्लम में से बाहर निकालने आता है। तो ये यूरोप की कंट्रीज भैया इकोनॉमी बिल्कुल गिरी हुई है, लोग परेशान है, इन्फ्लेशन इतनी थी, ब्रेड लेने जाने के लिए भी ऐसे भर भर के नोट लेके जाने पड़ते थे, हमने 9-10 में पढ़ा था।
9th में पढ़ा था इस सब के बारे में। तो क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, यूएसए जो है मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस करता है इन यूरोप। मार्शल प्लान क्या है, कुछ भी नहीं है, 1948 के अंदर, डेट याद रखना कब, 1948 के अंदर, 1948 के अंदर यूएसए मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस करता है यूरोप के अंदर। क्या करता है, $15 बिलियन, आप कहीं सर्च करोगे 13-12 बिलियन लिखा होगा, बट गूगल पे लिखा है $15 बिलियन का लोन जो है मार्शल प्लान के अंडर यूएसए जो है यूरोप को दे देता है, $15 बिलियन का लोन। ठीक है, क्या कहता है कि भैया अभी तुम ये लोन ले लो और मुझे धीरे धीरे चुका देना। तो इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए यूएसए मार्शल प्लान में लोन दे देता है हमारी यूरोप की कंट्रीज़ को। और फिर क्या होती है, ये यूरोप की कंट्रीज़ डिसाइड करती हैं, मार्शल प्लान के अंडर ही यूएसए कहता है भैया लड़ाई वड़ाई छोड़ो, अब इकोनॉमी बढ़ाओ, ट्रेड करो, अपने आप को संभालो। तो क्या इकोनॉमी और ट्रेड बढ़ाने के लिए अंडर द मार्शल प्लान एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। भाई इन्हें ऑर्गेनाइजेशन लिख के ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ी, वरना ये बहुत बदतमीज थे, आपस में लड़ते रहते थे हर समय। तो इसलिए अंडर द मार्शल प्लान, अब मार्शल प्लान कब साइन हुआ था, 1948 में, 1948 में इन्हें लोन मिला था। तो उसी दिन मतलब उसी साल में 1948 के अंदर ही क्या बनती है सबसे पहले, अब ये हायरार्की है हमारी यूरोपियन यूनियन के बनने की, जैसे बच्चा ऐसे ऐसे धीरे धीरे बड़ा होता है वैसे यूरोपियन यूनियन फाइनली कैसे बनी थी। तो सबसे पहले क्या होता है, OEEC बनती है, कब, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, जिसे OEEC बोलते हैं, इन 1948। क्यों बनी थी, टू चैनल एड टू वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स, मतलब कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी ये, इन्होंने कहा भाई अब इकोनॉमिकली एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ट्रेड करेंगे आपस में, बैरियर्स कम करेंगे, जो टैक्सेस है वो कम करेंगे, एक दूसरे से कॉपरेट करके इन्होंने इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई 1948 में। क्या बनी, ये जो OEEC थे ये एक फोरम की तरह सामने आई, एक फर्म बनी। फर्म मतलब क्या हुआ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्हें मिल गया जहाँ पे ये जो स्टेट्स थी कॉपरेट करने लग गई ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशू, आपस में अच्छे से ट्रेड करने लग गई और इकोनॉमिक इशूज़ पे बातचीत करने लग गई। पहले तो इन्होंने इकोनॉमी संभाली 1948 में, फिर इन्होंने क्या करा, अपनी काउंसिल ऑफ यूरोप बनाई 1949 में। अगले साल क्या बनी, 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप। और ये एक अनदर स्टेप था टुवर्ड्स पॉलिटिकल कॉपरेशन, कि कहा भाई थोड़ी सी पॉलिटिकल कॉपरेशन भी रख लेते हैं, खाली पैसे पैसे की बात नहीं, आपस में जो है एक दूसरे से पॉलिटिकली भी हम डील करेंगे। देन क्या होता है, इनका जो प्रोसेस था यूरोपियन यूनियन बनने का इन कैपिटलिस्टिक कंट्री का धीरे धीरे होता है। तो यहाँ 1949 के बाद फाइनली 1957 के अंदर ये अपनी एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम रखा गया था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब इकोनॉमी है तो समझ जाओ कि ट्रेड इशूज़ को संभालने के लिए इन्होंने और एक अच्छी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई 1957 के अंदर। इकोनॉमिक कम्युनिटी बनती है 1957 में। तो गाइज आपको ये जो आपकी डेट एंड इवेंट्स है याद रखनी है। 1948 में पहले क्या बना, OEEC जो इकोनॉमिक थी, ठीक है। फिर 1949 में क्या बना था, काउंसिल ऑफ यूरोप, ठीक है, जो पॉलिटिकल डायमेंशन के लिए थी। फिर इन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में। एंड यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनने के बाद क्या होती है, ये पॉलिटिकल डायमेंशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट भी बना देते हैं। क्या बना देते हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट, यानी कि एक पार्लियामेंट बन जाती है जहाँ पे साथ में बैठ के ये लॉज डिसाइड करते हैं। ये जो यूरोप की जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं आपस में डिसाइड करने के लिए पॉलिटिकल इशूज़ अपनी पार्लियामेंट बना देती है। बट अभी भी देखो यूरोपियन यूनियन नहीं बनी है, पार्लियामेंट बनी है अभी तक इनकी। तो फाइनली जो है यूरोपियन यूनियन बनने का जो आप कहते हो प्रोसेस है वो फास्ट ट्रैक यानी कि जल्दी हो जाता है। कब, जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है। 1990 के अंदर सोवियत यूनियन हो गया हमारा डिसइंटीग्रेट। और सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होते ही अब इन कंट्रीज़ को समझ में आ गया था, जो वहाँ से भी डिसइंटीग्रेट होके आई सोवियत यूनियन से वेस्ट यूरोप की, अब उन्हें समझ में आ गया भाई हमें कुछ करना पड़ेगा। अब क्या बन गया था, एक ऐसा देश बन गया था जहाँ पे यूएसए की डोमिनेंस शुरू हो जाती, एक ही सुपर पावर यूएसए बच चुकी थी। तो इन्होंने सोचा कि भाई अब हम लोगों को खुद को एक यूरोपियन यूनियन में फॉर्म करना पड़ेगा, हमें एक स्ट्रॉन्ग अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी जिससे हम जो यूएसए है उसको चैलेंज कर सकें। ऐसा ना हो कि यूएसए अब हमें दबाना शुरू कर दे। तो फाइनली जो है जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है उसके बाद यूरोपियन यूनियन 1992 में फॉर्म हो जाती है। 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, आपने एंडोबायोप्लाटी में पढ़ा, और उसके अगले साल ही यूरोपियन यूनियन जो है 1992 के अंदर फॉर्म हो जाती है। तब ये यूरोपियन यूनियन फॉर्म होती है तो ये अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं
और किस तरीके से इन्होंने अपनी यूनियन को चलाया, ये अब हम आगे टॉपिक में पढ़ते हैं। तो आप ये फोटो देख सकते हो, ये साइनिंग ऑफ द OEEC चार्टर है जो 1948 में इन्होंने शुरुआत करी थी ना अपनी कॉपरेशन की, ये वाला चार्टर साइन हो रहा है। अब फाइनली 1992 के अंदर जो है हमारी यूरोपियन यूनियन बन जाती है। अब यूरोपियन यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स अगर आपको एग्जाम में लिखने को आएंगे, दैट इन्होंने क्या करा, कैसे बनाई अपनी यूरोपियन यूनियन, क्या डिसाइड करा आपस में, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए को डिसाइड करेंगे ना कि भाई ये सब करना है हमें, तो इन्होंने फाउंडेशन रखी फॉर कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। तो ये ऑब्जेक्टिव्स भी हैं हमारे यूरोपियन यूनियन के। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। कॉमन फॉरेन पॉलिसी मतलब बाहर के देशों से एक साथ तरीके से डील करेंगे। अब यूएसए से कोई डीलिंग करनी है तो पहले ये यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज थी, आगे मैं आपको इनके नाम भी बताती हूँ, फाउंडिंग मेंबर्स, तो इन्होंने क्या कहा, आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे, फिर यूएसए को जवाब देंगे। सिक्योरिटी पॉलिसी मतलब ये हुआ कि आपस में जो डिस्प्यूट्स होंगे उन्हें रिजॉल्व करेंगे। अब जब देश पड़ोसी में होते हैं ना, जैसे हम पाकिस्तान चाइना, हमारा डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, तो इसलिए ये बोला गया अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो डायरेक्ट वॉर नहीं करेंगे, पहले उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हुआ कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ऑन जस्टिस, यानी कि एक दूसरे से जस्ट तरीके से बिहेव करेंगे, कोई अगर इशू क्रिएट होता है तो जस्टिस तरीके से जो है हम जो है अपना फैसला करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, होम अफेयर्स। होम अफेयर्स में आता है डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होनी है अगर किसी इनमें से किसी एक कंट्री के अंदर, तो होम अफेयर्स पे भी डील करेंगे। ये सब बातें इन्होंने डिसाइड करी। एंड लास्टली इन्होंने क्या करा, क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी। तो ऑब्जेक्टिव्स सिंगल करेंसी, इनकी जो पूरी है जितनी भी कंट्रीज थी, इन्होंने एक ही करेंसी अपना ली और वो करेंसी का नाम क्या है, यूरो। जैसे हमारे यहाँ क्या है, रुपए, ठीक है, हम लोग कौन सी करेंसी को फॉलो करते हैं, रुपए। इन्होंने क्या करी, फॉलो यूरो। यूरो आपको पता है बहुत महंगा होता है, इवन डॉलर से भी ज़्यादा वैल्यू है यूरो की। तो भाई यूरो इन्होंने अपनी करेंसी बना ली। तो क्या थे ऑब्जेक्टिव यूरोपियन यूनियन बनने के, कि फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी एक जैसी होगी, कॉपरेट करेंगे ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स, एक दूसरे की हेल्प करेंगे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में और बाकी जो अफेयर्स चलते हैं कंट्री के अंदर उसमें, और फाइनली एक सिंगल करेंसी बना लेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक यूनियन से खुद को पॉलिटिकल यूनियन बनाने की स्टार्टिंग कर देती है। कि पहले तो बस इकोनॉमी हो रही थी ना भाई, ट्रेड हो गया, फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी हो गई। इन्होंने खुद को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की भी कोशिश करी और खुद को एज अ नेशन स्टेट की तरह एक्ट करा। अब नेशन स्टेट मतलब अब हम इंडिया है, हम क्या है, एक नेशन है। हम ये जितनी सारी स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, यूपी, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये तो सब हम स्टेट्स हैं और हमारी एक नेशन स्टेट है। हम कहाँ है, हम वी ऑल आर इंडियन। तो इन्होंने क्या कोशिश करी, नेशन बनाने की, पूरे यूरोप यूनियन को एक नेशन टाइप बना देते हैं। तो नेशन बनाने के लिए इवन ये लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। 2003 में ये कोशिश करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, बट वो अटेम्प्ट फेल हो जाता है। तो कोई बात नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन तो ये लोग नहीं बना पाते, बट स्टिल दे हैव देयर ओन फ्लैग। इनके पास अपना फ्लैग है, वो तो स्टार्टिंग से ही है, जब इन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई थी। अपना एंथम है, जैसे इंडिया का नेशनल एंथम है ना, इनके पास अपना एंथम है, फाउंडिंग डेट है, यानी कि जिस दिन ये फॉर्म हुए थे, और इनकी अपनी करेंसी भी है। तो यूरोपियन यूनियन इज़ और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। बस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फ्लैग है, एंथम भी है, फाउंडिंग डेट भी और करेंसी भी है। और साथ ही के साथ जो सबसे मेजर चीज़ क्या है, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इन डीलिंग विद अदर नेशंस। अब बाहर के देशों से इन्हें कैसे डील करना है, इसके लिए इनके पास कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी भी है। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से डील कर लेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके ही डीलिंग कर सकते थे ये लोग, ठीक है। अब मैं आपको इनका फ्लैग दिखाती हूँ। भाई ये जो यूरोपियन यूनियन बना तो इन्होंने अपना फ्लैग बनाया, तो ये इनका फ्लैग है। अब इनके फ्लैग पे सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स बने। अब ये जो सर्कल है इसमें 12 गोल्ड स्टार है, और 12 गोल्ड स्टार होने का मतलब है कि इनके 12 फाउंडिंग मेंबर्स को शो करता है। अब 12 फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं, यहाँ आप देख सकते हो, मैंने स्क्रीन पे लगा दिए हैं। कुछ तो मुझे याद है, जैसे कि जर्मनी, इटली और ब्रिटेन और फ्रांस तो ऑब्वियसली है ही, और लुक्सेमबर्ग है, स्पेन है और बेल्जियम है। तो आप देख सकते हो ये इनके 12 फाउंडिंग मेंबर है, और यही 12 स्टार जो हैं उसे रिप्रेजेंट करें। यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैग है ये ब्लू कलर का फ्लैग है, ये 12 सर्कल में जो 12 जो स्टार्स हैं ये 12 फाउंडिंग मेंबर्स को शो करें। और ये भी बता रखा है इन्होंने दैट ये इन्होंने जो 12 स्टार्स है इनको सर्कल में इसलिए बना है बिकॉज सर्कल क्या दिखाता है, सर्कल इज़ अ सिंबल ऑफ यूनिटी, परफेक्शन एंड कंप्लीटनेस। जो सर्कल है यानी कि सर्कल को आप तोड़ नहीं सकते हो किसी भी एंगल से, तो जो ये सर्कल है, और नंबर 12 की भी बहुत वैल्यू है। हमारे 12 ज़ोडिएक साइंस है, घड़ी में भी 12 आवर्स होते हैं हमारे पास। तो 12 जो सिंबल होता है यूनिटी का होता है। तो इन्होंने क्या कहा यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज से कि अब हम यूनिटी के साथ रहेंगे, 12 की 12 हम यूनिटी के साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी यूरोपियन यूनियन
कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब एक बात और बताना चाहती हूँ मैं अभी तुम्हें प्रेजेंट, ये यूरोपियन यूनियन 1992 में बनी थी। उस समय में इसके बहुत सारे मेंबर्स थे, 12 फाउंडिंग मेंबर्स में ब्रिटेन भी आता था। बट अभी आज की बात करो 2021 की, तो ये जो ब्रिटेन था या यूके जो है यूनाइटेड किंगडम, अब ये यूरोपियन यूनियन को छोड़ चुका है। बट गाइस तुम्हें उससे मतलब नहीं है, तुम्हें अभी जो पास्ट वाला है कि ब्रिटेन ने क्या क्या करा जब वो यूरोपियन यूनियन में था वो हमें पढ़ना पड़ेगा। बट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ दैट अब जो है यूरोपियन यूनियन जो है जनवरी 2020 के पास से उसने जो है ईयू को छोड़ दिया है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। बट हमें प्रेजेंट से मतलब नहीं है। अभी हम क्या पढ़ेंगे दैट जब जो ईयू के अंदर था ब्रिटेन, तब क्या क्या फ़ायदे मिले ब्रिटेन के होने से यूरोपियन यूनियन को। तो याद रखना, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि यूके ने कब छोड़ा था अभी यूरोपियन यूनियन को, तो याद रखना जनवरी 2020 के बाद से जो है 31 जनवरी 2020 के बाद से जो है हमारा 31 जनवरी, ठीक है, 2020 के बाद से यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है ब्रिटेन ने। इसको ब्रेक्जिट भी बोला जाता है। तो ये मैंने आपको करंट अफेयर्स तो हमें भाई पता होने चाहिए, तो आप भूल जाओ तुम कि छोड़ दिया। अभी तो हम भाई पास्ट पढ़ेंगे ना, अभी हम प्रेजेंट नहीं पढ़े। हमें पता है कि भाई 2021 में जाके छोड़ देगा, 2020 में जाके जो है ब्रिटेन एग्जिट कर देगा यूरोपियन यूनियन को। बट हम अभी ये पढ़ते हैं। ओके, तो जब यूरोपियन यूनियन बनी थी तब तो 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे और धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन ने बहुत कोशिश करी नए मेंबर्स को अपने साथ लाने के लिए। जब सोवियत ब्लॉक खत्म हुआ तो जो वेस्ट यूरोप की कंट्रीज थी उन्होंने भी यूरोपियन यूनियन को ऐड करा। बट देखो आसान नहीं था यूरोपियन यूनियन को अपने अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ को मर्ज करवाना, क्योंकि देखो कई कंट्रीज़ ना खुश नहीं होती थी इस बात से कि भाई अब हम अपनी पावर जो है खुद को गवर्न करने की, रूल करने की, वो अब हम किसी बड़ी गवर्नमेंट को दे दें। जैसे कि कोई हमारी एशियन यूनियन बन जाए, उसमें जो इंडिया है, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट हमें रूल ना करे, जो एशियन यूनियन की गवर्नमेंट है वो हमें रूल करने लगे। तो सोचो, आप भी सोचोगे ना ऐसी यूनियन में जाने के लिए। तो ऐसे ही हुआ यूरोप के अंदर कि कंट्रीज़ को अगर कोई यूरोपियन यूनियन में जा रहे थे तो उन्हें काफ़ी सारी पावर्स यूरोपियन यूनियन की गवर्नमेंट को देनी पड़ी थी खुद को रूल करने की, और सेम करेंसी होनी थी उनकी। तो इसलिए कुछ कंट्रीज़ एंथुसियास्टिक नहीं भी थी यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए और कुछ ने नहीं भी करा, ठीक है। तो विद दिस हमारा जो ये टॉपिक अब स्टार्ट होता है दैट ये जो ईयू है ना, इसकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस थी। जैसे मैंने आपको बताया यूरो इस समय पर डॉलर से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो यूरो जो है ना, कहते हैं दैट डॉलर को थ्रेट, एक अगर हम कहते हैं कि डॉलर को टक्कर देने वाली कोई करेंसी है तो वो यूरो ही है। तो जो यूरोपियन यूनियन है इसकी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी है, पॉलिटिकल भी है, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी है और मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी है। तो भाई ये हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है इसकी इन्फ्लुएंसेस कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी जो यूएसए की हेजिमोनी को टक्कर दे सके, वरना यूएसए सबको आके डोमिनेट करा था। तो यूरोपियन यूनियन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हुई जो हमें शो कर रही थी कि भाई हाँ ये यूएस हेजिमोनी को टक्कर देगी। तो अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ द, ये देखो ये वो वाला कार्टून है जब 2003 में इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करी है। टाइटैनिक दिखा रखा है, टाइटैनिक फेल हो जाता है ना अटेम्प्ट जो है, इसीलिए ये दिखाया गया है। टाइटैनिक की जगह ये समझ लो आप यूरोपियन यूनियन की कॉन्स्टिट्यूशन है, बट ये फेल हो जाती है, ठीक है। तो अब लास्ट अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फीचर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो फीचर में सबसे पहले हमें बता दिया है ये सेकंड नंबर की इकोनॉमी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनका जो जीडीपी है वो कितना है, $17 ट्रिलियन का है, जो 2016 में हमें पता चला है, नेक्स्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो सबसे पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके बाद आती है यूरोपियन यूनियन। तो भाई टक्कर तो दे रही है ना ये उसको, तो आप समझ जाओ इस चीज़ से। अब आपकी बुक में अगर आप 2020-21 के एडिशन में 2016 का डेटा दे रखा है, पुरानी बुक्स में डेटा अलग दे रखा होगा, तो अभी लेटेस्ट डेटा से मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब पढ़ते हैं इसकी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। तो भाई इकोनॉमिक यूनियन की इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे दैट इनकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले यूरो का तो हमें पता है इट इज़ अ पोटेंशियल थ्रेट टू डॉलर, दैट डॉलर के टक्कर का है हमारा यूरो। सेकंड जो है देखो इनका जो ट्रेड है बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द यूएसए, दैट यूएसए टोटल जितना ट्रेड करता है उससे बहुत ज़्यादा ट्रेड है हमारी यूरोपियन यूनियन का। तो जब भी अगर कोई ट्रेड रिलेटेड बात हो रही होती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, तो यूएसए और चाइना के ऊपर भारी पड़ जाता है यूरोपियन यूनियन। क्यों भाई, यूरोपियन यूनियन का शेयर ज़्यादा है ट्रेड के अंदर, तो यूरोपियन यूनियन जो रूल मनवाना चाहता है वो माना जाता है, ठीक है। तो यूएसए के ऊपर भारी पड़ गया ना, यूएसए की डोमिनेंस को कम कर दिया। ट्रेड रिलेटेड इशूज़ में यूरोपियन यूनियन की बात मानी जाती है क्योंकि यूरोपियन यूनियन का ट्रेड ज़्यादा है। नेक्स्ट जो है इसकी जो इकोनॉमिक पावर है, इन्फ्लुएंस दे देती है इसको ओवर द नेबर कंट्रीज ऑल्सो एज एशिया एंड अफ्रीका। यूरोप की काफ़ी कंट्रीज से हम लोग जो है
ट्रेड लिंक्स है हमारे पूरी एशिया कॉन्टिनेंट की जितनी भी कंट्रीज है, अफ्रीका की, तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है जो ये यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है उनकी अफ्रीका और एशिया के ऊपर भी। नेक्स्ट हो गया जो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने आपने हम इंडो बाइपैरिटी में पढ़ा था ना कि जाके तहस नहस कर दिया था सोवियत ब्लॉक को, तो वो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसमें भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर है EU, एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है हमारा EU। तो ये पढ़ ली हमने इसकी इकोनॉमिक पावर। ये देख रहे हो आप, ये पूरे ये आपका मैंने एक पिक्चर लगाई है जिसमें हमें दिख रहा है यूरोपियन यूनियन इन्फ्लुएंस करता है हमारे पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को। नेक्स्ट आता है इसका डिप्लोमेटिक। तो पहले हमने इसकी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस पढ़ ली कि हाँ भैया USA को ये टक्कर देता रहता है। दूसरा आता है डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, जिसमें हम बेसिकली पॉलिटिकल पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो ये अपनी बातें मनवा सकते हैं या नहीं मनवा सकते, अपने फेवर में कुछ करवा सकते हैं या नहीं। तो जैसे कि आपको पता है द EU हैज़ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस ऑल्सो, काफ़ी इन्फ्लुएंस है। सबसे बड़ा रीज़न तो ये हो गया कि जो इनके 2 मेंबर्स हैं वो UN सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। अभी आप चैप्टर यूनाइटेड नेशन आएगा उसमें हम पढ़ेंगे, UN की सिक्योरिटी काउंसिल होती है, उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। उन 5 परमानेंट मेंबर्स में से 2 हैं ब्रिटेन फ्रांस, और ब्रिटेन फ्रांस दोनों ही किसके मेंबर थे, यूरोपियन यूनियन के। तो भाई अगर यूरोपियन यूनियन को अपने हक में कोई फैसला कराना है तो ब्रिटेन एंड फ्रांस बोल देंगी, और साथ ही के साथ इनके पास वीटो पावर भी होती है। अगर इनके खिलाफ कोई फैसला होने वाला हो तो ये वीटो करके उसे हटा सकते हैं। वीटो मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी तो छोड़ दिया है यूरोपियन यूनियन को ब्रिटेन ने, बट देखो पहले की बात करो तो इतने साल तो बहुत ज़्यादा फायदा मिला होगा ना यूरोपियन यूनियन को ब्रिटेन के होने से। परमानेंट मेंबर थे ब्रिटेन और फ्रांस यूरोपियन हमारी सिक्योरिटी काउंसिल के, और ये यूरोपियन यूनियन को बहुत फ़ायदे दिलाते थे डिप्लोमेटिक इश्यूज़ के ऊपर थ्रू द सिक्योरिटी काउंसिल। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो हर साल बाद बदलते रहते हैं कुछ सालों बाद, तो काफ़ी सारे नॉन परमानेंट मेंबर जो थे वो भी होते थे हमारे जो UN की ना 2 सिक्योरिटी काउंसिल होती है, एक परमानेंट मेंबर वाली जो 5 परमानेंट रहते हैं, और एक होती है नॉन परमानेंट कुछ टाइम बाद चेंज हो जाते हैं। तो भाई ये यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो यूनाइटेड नेशन में थी। अब यूनाइटेड नेशन में थी तो इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता था। ओके, तो यूनाइटेड नेशन की परमानेंट काउंसिल नॉन परमानेंट काउंसिल में मेंबर्स होने से EU को क्या फ़ायदा मिला, दैट EU इन्फ्लुएंस कर पाई। जब USA पॉलिसी बना रहा था ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम की, तो EU जो थी, जो हमारी इनकी कंट्रीज थी, उसको इन्फ्लुएंस कर पाई। साथ ही के साथ जब चाइना जो था, चाइना के ऊपर डिबेट डायलॉग्स हो रहे थे टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और ह्यूमन राइट्स, तब भी जब इनके 2 मेंबर्स परमानेंट काउंसिल में थे तो इनका से जो था वो आप कह सकते हो वो डोमिनेट कर जाता था। तो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा थी हमारी यूरोपियन यूनियन की। अब हम पढ़ेंगे इसकी मिलिट्री इन्फ्लुएंस। तो भाई मिलिट्री आपको सीधा साधा बता रखा है दैट अगर हम कंबाइंड फोर्सेस लगा लें इन सारी EU की कंट्रीज़ की, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है इन द वर्ल्ड। अगर इनका टोटल डिफेंस एक्सपेंडिचर देखा जाए तो आफ्टर US सेकेंड है। तो आपको पता है USA का तो भाई आर्मी बहुत तगड़ी है, बहुत खर्चा करते हैं। तो USA के बाद सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट आर्मी किसकी है, यूरोपियन यूनियन की है। 2 मेंबर जो है यूरोपियन यूनियन के, ब्रिटेन एंड फ्रांस, उनके पास 550 न्यूक्लियर हेड्स है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स भी है। भाई अब चला गया ब्रिटेन, बट पहले तो थे ना, पहले तो यूरोपियन यूनियन के पास 550 न्यूक्लियर वेपन्स भी थे। इंडिया के पास कितने आपको पता है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि हम जो इनका ये कंट्री थी, एक तो मिलिट्री सेकेंड नंबर की, ऊपर से 550 न्यूक्लियर वेपन्स भी थे इनके पास। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। साथ ही के साथ इनके पास काफ़ी सारी सैटेलाइट्स थी, स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी इनकी बहुत अच्छी थी। तो EU जो है टेक्नोलॉजी की वाइज भी बहुत ज़्यादा ही आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट EU थी। एक सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इशूज़ के अंदर इंटरवेन कर सकती थी। जैसे USA तो सुपर पावर बन गई, बट ये क्या है, सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ एक कंट्री नहीं है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। तो EU जो थी, अब आपने पूरा का पूरा हमारा ये EU वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमने फीचर्स ऑफ EU पढ़े, हमने फॉर्मेशन ऑफ EU पढ़ा, और हमें समझ में आ गया है। अब इतना पढ़ के तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई US हमारे पे बहुत दादागिरी नहीं कर सकता। USA के साथ में यूरोपियन यूनियन भी है जो उसकी डोमिनेंस को कम करता था और हमें यहाँ पे भी डोमिनेट करता था। पढ़ते जाने हाँ भाई इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रॉन्ग, ये भी, बट ऐसा नहीं था कि इनके बीच में कोई झगड़े नहीं होते थे। देयर वर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स टू इट्स पावर ऑल्सो, यानी कि EU की पावर को कुछ बातें कम करती थी। क्या वो कॉन्स्ट्रेंट्स थे EU की पावर के ऊपर, तो वो ये था, देखो आपको 3 एग्जाम्पल्स दे रखे। कई बार ऐसा होता था कि EU के जितने भी ये मेंबर्स थे आपस में एक दूसरे की बातों पे आप कह सकते हो अग्री नहीं करते थे, तो उनके लिए वो उनका कॉन्स्टेंट था। अगर अग्री करते होते तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाती। तो पहले एग्जाम्पल बता रखा है आपको, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, एग्जाम्पल के थ्रू में बता रखा है दैट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो थे टोनी ब्लेयर, उन्होंने अमेरिका का साथ दिया
था जब कोलिशन ऑफ द विलिंग बना था, यानी कि जब इराक के ऊपर इन्वेजन करना था ना, जो मैंने अभी आपको इंडो बायोपोलैरिटी के एडेड टॉपिक में पढ़ाया था, जब इराक के ऊपर यूएसए को हमला करना था, यूएन ने मना कर दिया था, तो यूएसए ने क्या करा, अपने आप मेंबर्स इकट्ठे करके हमला करा था। तो उस हमले के अंदर जो है ब्रिटेन ने तो साथ दिया था अमेरिका का, बट उस समय पे जो जर्मनी और फ्रांस थे वो अमेरिका का साथ नहीं देना चाहते। तो ये देखो ये कॉन्स्टेंट हो गया दैट एक मेंबर साथ देने जा रहा है, दूसरे मेंबर नहीं दे रहे थे साथ। दूसरा है यूरोप स्केप्टिज्म है, दैट इनका जो इंटीग्रेशन का एजेंडा है वो काफ़ी कुछ कंट्रीज है उनको वो सही नहीं लगता है, जो इनका इंटीग्रेट करने का एजेंडा है यू को। ये कहते हैं कि सारी पावर्स हम यू को क्यों दे दें, थोड़ी बहुत पावर ही हमें यू को देनी चाहिए। तीसरी बात ये आती है, हमें बता रखा है दैट जो हमारे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी बता रखा है, मार्गरेट थैचर थे तक जो है यूरोपियन मार्केट से ब्रिटेन को दूर रखा। वही यूरोपियन यूनियन तो बनी ही ट्रेड के लिए थी, तो मार्केट से इन्होंने उसको दूर रखा। साथ में हमें बता रखा है डेनमार्क और स्वीडन जो थी उन्होंने maastricht ट्रीटी को साइन नहीं करा और कॉमन करेंसी को अडॉप्ट नहीं करा था। maastricht ट्रीटी क्या थी, ये जो इनकी कॉमन करेंसी नेशनल फ्लैग वाली जो इनकी ट्रीटी थी उसको इन्होंने साइन नहीं करा था। तो दीज आर द लिमिट्स टू द यूरोपियन यूनियंस पावर। और अब यहाँ से तुम्हें देख के समझ में आ गया होगा दैट ये तो ब्रिटेन थी, इसके तो हमेशा अलग ही चलती थी यूरोपियन यूनियन से। दो हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया, हमेशा क्या बोले हम, और फाइनली आप देख सकते हो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है ब्रिटेन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, अब हमें जिसका नाम है एशियान। अब एक ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ ली है जो यूएसए को टक्कर दे रही थी, कौन सी, ईयू। अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। पढ़ना है हमें एशियान के बारे में। एशियान कौन सा रीजन है पहले ये देख लो। साउथ ईस्ट एशिया देखो आप मैप में, साउथ ईस्ट एशिया यहाँ मैंने लगाया है, वो रीजन जहाँ पे थाईलैंड और आपका मलेशिया और इंडोनेशिया ये कंट्रीज जहाँ पे आती है इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। अब ये साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज थी इनमें बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, प्रॉब्लम्स आई। क्या, सबसे पहले तो इन्हें कॉलोनियलिज्म झेलना पड़ा। कॉलोनियलिज्म मतलब हमने तो झेला, इंडियंस ने हमारे को, जो ब्रिटेन है उसने अपनी कॉलोनी बना रखा था। वैसे ही ये जो साउथ ईस्ट कंट्रीज थी इनके ऊपर जो था ये काफ़ी सारी जो यूरोपियन कंट्रीज थी और जापान ने इनके ऊपर कॉलोनी बना रखी थी। तो आप यहाँ देख सकते हो दे हैव फेस द रिपीटेड कॉलोनियलिज्म बोथ यूरोपियन एंड जापानीज। तो आपको यहाँ देख के समझ में आ गया होगा, तो जापान भी जो था कॉलोनीज बनाता था। तो भाई क्या हुआ, ये कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी फैल चुकी थी। जब कॉलोनियलिज्म एंड हुआ तो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, और साथ ही के साथ इन कंट्रीज़ में कोल्ड वॉर के टाइम पे वॉर हुए। क्या, वियतनाम में वॉर हुआ था, हमने अरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर में पढ़ा था, वियतनाम में वॉर हुआ था। तो जब कहीं पे किसी कंट्री पे वॉर होता है तो मैंने आपको बताया वो 10 साल पीछे इकोनॉमी में चली जाती है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एंड पॉवर्टी में थे ये कंट्रीज़। कभी इन पर कॉलोनियलिज्म हो रहा था, कभी वॉर हो रहे थे। और कोल्ड वॉर के टाइम पे जब नॉन अलाइनमेंट हुआ था, बंदुंग कॉन्फ्रेंस नॉन अलाइनमेंट, हमने पता है दैट इंडोनेशिया जो था वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मेंबर था। बट फिर भी गैस नॉन अलाइनमेंट से इन्हें इतना फ़ायदा नहीं मिला। ये अपने आप को, नॉन अलाइनमेंट वॉज जस्ट टू वी कैन से दैट कि अरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर से दूर रहना है, अलाइन सिस्टम से दूर रहना, ये था ना नॉन अलाइनमेंट। तो ऐसा होता है कि इनको कोई इतना फ़ायदा नहीं मिलता है बंदुंग कॉन्फ्रेंस के नॉन अलाइनमेंट से। तो फाइनली ये जितनी भी कंट्रीज थी साउथ ईस्ट एशिया की, ये अपनी एक एसोसिएशन बनाती है जिसको बोला गया एशियान। तो अब हम यही पढ़ेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एशियान एंड इट्स मेंबर। तो जो ये एशियान क्या बोला गया, एशियान की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और एशियान वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 अगस्त। ये 8 अगस्त को बनी थी 1967 के अंदर, बाय साइनिंग ऑफ द बैंकॉक डिक्लेरेशन बाय द 5 फाउंडिंग मेंबर्स। 5 कंट्रीज़ ने मिलकर एक डिक्लेरेशन साइन करा, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। डिक्लेरेशन को कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो आप लोग। और ये कहाँ पे साइन हुआ था, बैंकॉक में, तो नाम रख दिया बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो कब हुआ था, 1 मार्कर क्वेश्चन है, 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन होता है, जो 5 कंट्रीज साइन करती है और कहती हैं हम खुद को क्या बना रहे हैं, एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान। ठीक है, तो इन्होंने अपना एशियान फॉर्म कर लिया। अब कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, तो 5 कंट्रीज थी, 5 फाउंडिंग मेंबर्स है एशियान के। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म से लर्न करा देती हूँ, IMPST, ऐसे आप इसको याद रख लो, IMPST, I फॉर इंडोनेशिया, M फॉर मलेशिया, P फॉर फिलीपींस, S फॉर सिंगापुर एंड T फॉर थाईलैंड। इन सब कंट्रीज़ ने मिलके जो है हमारी बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन करा और एशियान को फॉर्म कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एशियान के अंदर और कंट्रीज़ आगे ज्वाइन हुई। ये साउथ ईस्ट रीजन जो था एशिया का, और कंट्रीज़ आ गई, जैसे कि ब्रूनिया दारुसलाम आई 8 जनवरी 1984 को। ये लर्न करना है आपको, सिंपली लिखा हुआ है, नोट डाउन कर लो अपने नोट्स रजिस्टर में।
एंड इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे नोट्स डले हुए हैं, वहाँ पे भी आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। वियतनाम ज्वाइन होती है 28 जुलाई 1995 को। लाओ पीडीआर इन म्यांमार ज्वाइन होती है 23 जुलाई 1997 को। एंड कंबोडिया फाइनली 30 अप्रैल 1999 को ज्वाइन हो जाती है। तो यहाँ पे पहले 5 थे और अब इसके मेंबर्स बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ द एशियन, ये सब कंट्रीज जो है एशियन की मेंबर बन जाती है। एंड हेयर वी कैन सी जो एशियन है उसका जो लोगो था, फाइनली कितनी कंट्रीज हो गई हैं, 5 पहले और 5 बाद में जुड़ गई, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बाद में जुड़ गई, तो 5 और 5 कितने होते हैं, 10। तो एशियन का लोगो बनता है, फ्लैग बनता है, जिस पे ये 10 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करा जाता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो ये एशियन का लोगो है उस पर 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी बने हैं। पैडी पता है, चावल जो होते हैं, चावल की धान होती है, वो बने हैं 10 स्टॉक्स। और वो 10 स्टॉक्स क्या दिखाती हैं, इनकी यूनिटी दिखाती है। जैसे आप देख सकते हो कि ये फ्रेंडशिप से रहेंगी, एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करेंगी, एक दूसरे की सॉवरेनिटी की इज्जत करेंगी एंड सॉलिडारिटी के साथ ये लोग रहेंगी। तो आप यहाँ, तो ये है एशियन का लोगो। ये जो रेड कलर का सर्कल है ये इनके सिंबल ऑफ यूनिटी दिखा रहा है। एंड ये जो 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी है ये क्या शो कर रहा है, इसके 10 मेंबर्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दैट कैसे जो ये एशियन है ये ऑर्गेनाइजेशन में बनती है एंड इसकी क्या क्या इन्फ्लुएंसेस। तो एशियन फॉर्म हो जाता है आफ्टर साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन एंड धीरे धीरे इसके और मेंबर्स बढ़ जाते हैं। एशियन का लोगो हमने देख लिया। अब पढ़ते हैं गोल्स ऑफ एशियन। तो हमें क्लियरली बता रखा है दैट ईयू की तरह जो एशियन था उसको एक सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनना था। बेसिकली इन लोगों ने अपना एक डे सेलिब्रेट करा जिसको बोला गया एशियन वे। एशियन वे सेलिब्रेट करा। अब एशियन वे क्या होता था, ये दिन होता था जिस दिन ये 10 की 10 कंट्रीज होती थी, आपस में मिलती थी और ना नॉन कॉन्फ्रंटेशन और इनफॉर्मल इश्यूज़ पे बात करती थी। जैसे कि वो बातें मतलब अच्छी बात है, कोई लड़ाई झगड़े की बातें नहीं होती थी, कोई फॉर्मल बातें, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री वाली बात नहीं होती थी। आप यहाँ देख सकते हो इंट्रैक्शन तो होता था बट इनफॉर्मल, नॉन कॉन्फ्रंटेशनिस्ट, कोई कॉन्फ्रंटेशन वाली बात नहीं करते थे, सिंपली कोऑपरेटिव बातें करते थे, अच्छी बातें, एक दूसरे का साथ निभाने की, कि भाई हम अच्छे से रहेंगे, आपस में एक दूसरे से अच्छे से डील करेंगे और एक दूसरे की सॉवरेनिटी की इज्जत करेंगे। अब सॉवरेनिटी, भाई ये जो कंट्रीज़ थी सबसे ज़्यादा चिंता इन्हें अपनी सॉवरेनिटी की थी। जैसे इंडिया जो था, हम एक टाइम पे सॉवरेन नहीं थे। सॉवरेन मतलब हमारे को खुद को रूल करने की पावर नहीं थी, ब्रिटिशर्स हमें रूल करते थे। ऐसे इन कंट्रीज़ के साथ था, इनको यूरोप की कुछ कंट्रीज़ रूल करती थी या जापान रूल कर रहा था, कॉलोनी बने हुए थे ये। तो सबसे ज़्यादा प्यार इन्हें अपनी सॉवरेनिटी से था। तो ये एशियन वे वाले दिन मिलकर एक दूसरे को इंश्योर करते थे कि भाई आज के बाद कोई भी किसी की सॉवरेनिटी नहीं छीनेगा, हर कोई खुद को रूल करेगा। काफ़ी आप कह सकते हो इनका मीटअप ये चलता था, तो नॉन कॉन्फ्रंटेशन मीटअप होता था एशियन वे में। तो अगर आपको एशियन वे डिफाइन करने को आए तो ये आपको लिखना है। और इनके क्या क्या गोल्स थे, कुछ गोल्स इन्होंने अपने बनाए थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया बहुत पॉवर्टी थी इन कंट्रीज़ के अंदर, तो इन्हें इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट करनी थी। सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट करना था, यानी कि जो वहाँ की पॉपुलेशन थी उसको पॉवर्टी में से बाहर निकालना था। कल्चरल डेवलपमेंट करना था, सोशल डेवलपमेंट करना था और साथ ही के साथ रीजनल पीस लानी थी। ये जो आपस में डिस्प्यूट्स होते रहते थे उनको ख़त्म करना था। ये इनके कुछ डेफिनेट्स गोल थे। अब फाइनली 2003 के अंदर जो एशियन है अपनी 3 कम्युनिटीज़ बनाती है, जो ये सोचती है कि अब हम अपनी इकोनॉमी को, अपनी सिक्योरिटी को और अपने कल्चर को जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये 3 स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ बना देती है जिनके अलग अलग रोल्स हैं, हमें पढ़ने होंगे। तो इन्होंने अपना जो ब्रॉड बेस कर लिया। पहले तो क्या था कि बस आपस में मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, टेंशन फ्री होके एंजॉय कर रहे थे। 2003 से इन्होंने क्या करा, अपनी 3 पिलर्स बनाए, 3 कम्युनिटीज़ बनाई। पहली है एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, दूसरी एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड तीसरी एशियन सोशो कल्चर कम्युनिटी, जिसके बारे में अब मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो इन तीनों कम्युनिटीज़ में एशियन जो है हमारी पूरी एसोसिएशन, ये तीनों कम्युनिटीज़ अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती है और एशियन को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना देती है जो हम कहते हैं कि यस ये यूएस की डोमिनेंस को कम कर रहा है। आप लोगोस देख सकते हो, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी एंड सोशो कल्चरल कम्युनिटी। तो सबसे पहले एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी पढ़ेंगे। तो भाई इसको बनाने का पहला गोल ये था कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशंस, यानी कि जितनी भी कंट्रीज है भाई नेबर होते हैं, तो कोई भी टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट है, जैसे हमारा चाइना और पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट चल रहा है टेरिटरी को लेकर, तो अगर कोई टेरिटरी का डिस्प्यूट आए तो आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशन ना हो, यानी कि गोली पे बात ना आए, वॉर स्टार्ट ना हो, आपस में बैठ के जो है डिस्प्यूट को सेटल कर लिया जाए। द एशियन रीजनल फोरम विच वॉज एस्टैब्लिश इन 1994 इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। तो भाई इनकी कोऑर्डिनेट करने के लिए, इनकी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को इन्होंने एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना दी थी जिसका नाम था एशियन रीजनल फोरम। रीजन के ऊपर बात करनी थी ना, टेरिटरी का डिस्प्यूट हो, रिवर वाटर का डिस्प्यूट हो,
किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए इन्होंने अलग से फर्म बना दी, जिसमें ये जितनी भी कंट्रीज थी जाके डिस्कशन कर सकती थी, वॉर पे इन्हें नहीं उतरना था, ठीक है। तो ARF आपको याद रखना है कब बनी थी, 1994 के अंदर। और साथ ही के साथ एक दूसरे को ये लोग आप कह सकते हो विश्वास दिलाते रहते थे कि न्यूट्रल रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कॉपरेट करेंगे, एक दूसरे की सॉवरेनिटी की इज्जत करेंगे। ये थी एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी की भाई हमें खुद को भी बचा के रखना है और एक दूसरे को बचा के रखना है, लड़ाई नहीं करनी है, ना ही किसी और पावर को आके एक दूसरे पे कब्जा करने देना है। नेक्स्ट आती है एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब सिक्योरिटी पढ़ लिया, पढ़ते एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो भाई इनकी जो इकोनॉमी है इतनी बड़ी नहीं है जैसे EU की है, जापान की है और USA की, इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है इनकी। बट येस ये ज़रूर है कि इनकी इकोनॉमी जो है ग्रो कर रही है उनसे फास्ट, यानी कि USA, जापान और ये जो EU की इकोनॉमी से फास्ट ग्रो कर रही है एशियन की इकोनॉमी। तो इन्होंने अपनी ग्रो कर रहे हैं इकोनॉमी, तो ग्रो करने के लिए उन्होंने बहुत काम करा है। क्या क्या करा इन्होंने, पहले तो इन्होंने कॉमन मार्केट्स बनाई, कॉमन प्रोडक्शन सेंटर्स बनाए, जिससे कि जो सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सके इनका। जैसे कि तैसे ही ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए, अंग्रेज हमें छोड़ के गए, तो हमने 5 ईयर प्लान लगाए और हमने क्या करा, एग्रीकल्चर बढ़ाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन करी। वैसे ही इन लोगों ने भी जो है कॉमन मार्केट्स बनाए, कॉमन प्रोडक्शन सेंटर्स बनाए, जिससे कि जो ये जितनी भी एशियन कंट्रीज़ है इनमें सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इकोनॉमी भी अपलिफ्ट हो। और जब इकोनॉमी अपलिफ्ट होती है, लोग आपस में आप कह सकते हो कि लिविंग अपनी अफोर्ड कर सकते हैं, तो सोशली भी आप कहते हो वो अपवर्ड हो जाते हैं। जैसे जैसे लोगों पे पैसा आने लगता है, खुद की बेसिक नीड्स वो खुद से फुलफिल करने लगते हैं, तो सोशली भी वो डेवलप हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या करा, कॉमन प्रोडक्शन सेंटर्स बनाए, कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट आप ये मान लो कि भाई इन कंट्रीज़ के बीच में जब गुड्स इधर से उधर जाते थे तो बहुत कम उस पर टैक्स लगते होंगे, काफ़ी कुछ इन्होंने इंट्रैक्शंस करे जिससे कि कॉमन मार्केट बने और कॉमन प्रोडक्शन बेस बने। साथ ही के साथ इन्होंने एक डिस्प्यूट मैकेनिज्म सिस्टम बनाया कि ट्रेड रिलेटेड अगर कोई इशू हो तो वही लड़ाई ना करे, डिस्प्यूट मैकेनिज्म सिस्टम में जाके ये लोग जो है उसको सॉल्व कर ली। एशियन हैज़ फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग फ्री ट्रेड एरियाज ऑल्सो। फ्री ट्रेड एरिया शुरू हो गया था एशियन के अंदर। एशियन ऑलरेडी चाइना और जो USA था उसके साथ जो फ्री ट्रेड एरिया था वो स्टार्ट कर चुका था। ओके तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया एशियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी। तो भाई सोशल कल्चरल कम्युनिटी के बारे में बुक में ज़्यादा नहीं बता रखा है, हमें सीधा एशियन विजन 2020 के बारे में बता रखा है। बट लेट मी टेल यू 2 पॉइंट जो ये फोकस करते थे एशियन आप कह सकते हो सोशल कल्चर कम्युनिटी में। पहले ये लोग चाहते थे कि जो कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड इन्होंने अडॉप्ट करा इससे ये ना हो कि रिचर एंड पुअर का डिफरेंस बढ़ जाए और जॉब्स चली जाए लोगों की और वो पुअर हो जाए। तो उन्होंने कॉम्बैट करने की कोशिश करी कैपिटलिज्म के नेगेटिव इफेक्ट्स। जैसे पता है ना कैपिटलिज्म आता है तो रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट पुअर। तो सोशल कल्चर कम्युनिटी में ये बोला कि उसको कम करने की कोशिश करेंगे एंड फोकस करेंगे डिसएडवांटेज ग्रुप जैसे रूरल वर्कर्स, वुमेन एंड चिल्ड्रन को अपलिफ्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी सोशो कल्चर कम्युनिटी की वो क्या है, एशियन विजन 2020। अब ये एशियन विजन 2020 क्या था, इस पर डायरेक्ट एग्जाम में नोट लिखने को भी आ सकता है। तो लेट अस स्टडी एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी पढ़ लिया, इकोनॉमिक कम्युनिटी पढ़ लिया, सोशो कल्चर कम्युनिटी में के बाद हमें क्या पढ़ना है, एशियन विजन 2020। अब आता है हमारा एशियन विजन 2020। तो देखो एशियन जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था और इसके विजन 2020 में इन्होंने ये बोला कि एशियन के जितने भी डिस्प्यूट चल रहे हैं विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी अब उसको एंड करने की ये लोग कोशिश करेंगे। तो दिस बिल्ड्स एक्जिस्टिंग एशियन पॉलिसी टू एनकरेज नेगोशिएशंस ओवर कॉन्फ्लिक्ट्स इन दिस रीजन। यानी कि एशियन रीजन में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे उनको ये लोग बाय 2020 खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये इन्होंने अपना विजन बनाया कि 2020 तक हम अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म करेंगे जो एशियन के अंदर भी है, जितने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और बाहर के देश से इंटरनेशनल कम्युनिटी से डील करेंगे। तो पहला कॉन्फ्लिक्ट जो था इन्होंने क्या करा, एशियन हैज़ मीडिएटेड द एंड ऑफ कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट। कंबोडिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको एशियन ने एंड करा। ईस्ट तिमुर क्राइसिस हमें डिटेल में पढ़ना ही नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट क्या था, ईस्ट तिमुर क्राइसिस क्या थे। तो एशियन ने क्या करा, कम्युनिकेट करा और फैसला कराया कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट का। ईस्ट तिमुर क्राइसिस जो थी उसको एंड करवाया एंड फाइनली इन्होंने क्या डिसाइड करा कि ये साल में एक बार ज़रूर मिलेंगे ईस्ट एशियन कॉपरेशन के बारे में डिस्कशन करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए, कॉपरेशन करने के लिए साल में एक बार जरूर मिलेंगे। ओके तो हमने एशियन विजन 2020 भी पढ़ लिया कि इन्होंने क्या कहा कि 2020 तक हम अपने क्राइसिस खत्म करेंगे। अब एशियन जो है इकोनॉमिकली काफ़ी आप कह सकते हो एक ऐसा रीजन है जिसको कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए और ट्रेडिंग पार्टनर के लिए ये अच्छा है। अब चाइना तो इनके साथ फ्री ट्रेड एरिया लॉन्च कर चुका था, चाइना ने तो इससे ट्रेड करना शुरू कर दिया था, बट इंडिया नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर। तो इंडिया ने अमेंड्स करे, अपनी इस गलती को सुधारा। आप ऐसे लिखा है बुक के अंदर, इंडिया ने क्या करा, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ सेपरेटली ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो 10 में से 3 कंट्री के साथ में हमने ट्रेड स्टार्ट कर दिया एंड फाइनली पूरे के पूरे एशियन के साथ में इंडिया ने भी FTA साइन करा इन
2010। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा इंडिया एशियान का FTA साइन कब हुआ था, तो 2010 में हुआ था। दिस इज़ अ 1 मार्कर क्वेश्चन। और आप यहाँ फोटो देख सकते हो, आप ये रिसेंटली 2018 के अंदर 25 जनवरी 2018 के अंदर दिल्ली में जो इंडिया और इसका जो एशियान का ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था ना, इसकी सिल्वर जुबली थी, तो उसका सेलिब्रेशन हुआ था। यहाँ आप देख सकते हो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खड़े हैं एंड ये बाकी एशियान के मेंबर्स कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं वो खड़े हैं और इन लोगों ने सेलिब्रेट करा था कि वाह एशियान और इंडिया की जो फ्रेंडशिप है अब इसकी सिल्वर जुबली आ गई। फाइनली तो विद दिस एशियान टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। हमने पढ़ा एशियान क्या था, इसकी सिक्योरिटी पॉलिसी कैसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल कल्चर पॉलिसी कैसी थी, एंड इवन यूएस एंड चाइना भी इसके साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है और इंडिया भी कर चुका है। तो हमें बताया एशियान की स्ट्रेंथ किस चीज़ में, ईयू जैसा नहीं था, ये ईयू से डिफरेंट था। इसकी स्ट्रेंथ ये थी कि ये इंटरेक्शन बहुत करते थे, ये हर एक बात पे इंटरेक्शन करते थे, चाहे वो उसके मेंबर स्टेट से हो या इंटरनेशनल कम्युनिटी से हो, ये इंटरेक्शन करते थे। और ये पूरे एशिया की एक ऐसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सारी कंट्रीज जाके अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो, इट इज़ द ओनली रीजनल एसोसिएशन इन एशिया दैट प्रोवाइड्स पॉलिटिकल फोरम वेयर एशियन कंट्रीज एंड द मेजर पावर्स कैन डिस्कस द इशूज़। ठीक है, तो एक प्लेटफॉर्म हमें मिल गया था एशिया को, जहाँ पे एशियन कंट्रीज जाके अपने डिस्प्यूट्स और अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को डिस्कस कर सकती थी। तो विद दिस हमने एशियान भी पढ़ लिया और हम लोगों ने ईयू भी पढ़ लिया। अब थर्ड आप मुझे बताओगे किसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। तो अब अपनी थर्ड मेजर सेंटर ऑफ पावर पढ़ेंगे जो है चाइना। तो देखो चाइना जो है उसकी चाइनीज इकोनॉमी जो है राइज होनी स्टार्ट होती है 1978 के बाद से एंड बाय 2040 ये भी कहा जाता है दैट चाइना जो है यूएसए की इकोनॉमी को ओवरटेक कर सकता है। तो ये चाइना की इकोनॉमी कैसे राइज हुई ये हम अब इस टॉपिक में पढ़ने वाले, दैट हाउ डिड चाइना बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर। तो देखो चाइना न्यू सेंटर ऑफ पावर बनने की शुरुआत होती है बाय द अडॉप्शन ऑफ कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म अभी तक यार तुम सब लोग समझ चुके होगे कम्युनिज्म क्या है, सोवियत यूनियन वाला वही मॉडल जिसकी वजह से कोल्ड वॉर के टाइम पे एक गैंग्स में हमारे वर्ल्ड डिवाइड हो चुका था। कम्युनिज्म मतलब सब कुछ स्टेट के अंडर में था। तो चाइना भी एग्जैक्टली कम्युनिज्म अडॉप्ट करती है। कब करती है? आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनने के बाद 1949 के अंदर चाइना जो है क्या करती है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन करती है अपनी कंट्री के अंदर और खुद को एक कम्युनिस्ट नेशन बना लेती है, जस्ट लाइक द सोवियत यूनियन। जैसे सोवियत यूनियन था ना, उसी के मॉडल के जैसा चाइना बन जाता है। ठीक है, और ये लीडरशिप के अंदर होता है, किसकी लीडरशिप के अंदर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होता है चाइना के अंदर? अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। तो ये आपका पहला 1 मार्कर क्वेश्चन है दैट 1949 के अंदर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। ठीक है, तो आपको एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन ये दोनों आ सकते हैं दैट कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कब हुआ, 1949 में, और कौन थे उसके लीडर, किसने कराया था आप कह सकते हो। तो माओ की लीडरशिप में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था एंड इट वाज जस्ट लाइक द सोवियत यूनियन मॉडल। जैसे हमने सोवियत यूनियन का मॉडल पढ़ा ना कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में क्या होता है, सब कुछ स्टेट कंट्रोल होता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सब कुछ स्टेट का है, वैसा ही मॉडल जो है चाइना अपनी कंट्री में अपना लेती है। भाई चाइना ना उस समय पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड था, तो चाइना डिसाइड करती है कि कैपिटलिस्टिक कंट्रीज से अपने लिंक्स जो है वो बहुत कम कर देगी, ट्रेड करना कैपिटलिस्टिक कंट्रीज से बंद ही कर देती है, आप ये समझ लो। एंड उससे क्या होता है, चाइना को सब कुछ अपनी रिसोर्सेज पे डिपेंड करना पड़ता है। अब जब चाइना बाहर के कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड से डील नहीं कर रही थी, सब कुछ चाइना को अपनी कंट्री के अंदर खुद ही प्रोड्यूस करना था। तो चाइना ने एक्चुअली में देखो यार कि कम्युनिज्म अडॉप्ट क्यों करा था, अपनी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने के लिए और एग्रीकल्चर इस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे हमें पता चला ना चाइना इकोनॉमिकली बैकवर्ड था, तो ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाए और गवर्नमेंट के हाथ में सारा कंट्रोल दे दिया और ये डिसाइड किया गया कि गवर्नमेंट जो है हैवी इंडस्ट्रीज लगाएगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करेगी और जो एग्रीकल्चर हैगा उसको भी इंक्रीज़ करेगी चाइना के अंदर। और भाई धीरे धीरे क्या होता है, चाइना जो है अब बाहर के देशों से ट्रेड चाइना बहुत कम कर रहा था। तो फाइनली एक समय ऐसा आता है जब चाइना के पास फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, डॉलर या बाहर के देशों की करेंसी जिससे वो टेक्नोलॉजी और गुड्स खरीद पाए, वो कम हो सकती है। अब देखो आप एक कन्फ्यूजन में आपकी क्लियर कर देती हो, यस चाइना ने ट्रेड जो है कम कर दिया था, बट देखो चाइना को टेक्नोलॉजी और जो बाहर का देश है ना वर्ल्ड मार्केट, उससे क्या क्या मंगाना पड़ता था, मशीन। अब चाइना को कोई इंडस्ट्री लगानी है तो इस इंडस्ट्री के लिए कोई मशीन है जो चाइना में नहीं बनती, तो वो मशीन वो इम्पोर्ट करवाती थी कहाँ से, बाहर के देश से। अब इम्पोर्ट कराने के लिए आपको क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। क्या चाहिए होता है आपको, डॉलर चाहिए होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होती है, दूसरे देशों की करेंसी। तो वो चाइना के पास शॉर्टेज हो जाती है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होती थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मशीनरी के लिए। तो इसलिए चाइना ने क्या करा, अपने इंपोर्ट्स को सब्सटीट्यूट कर दिया विद डोमेस्टिक गुड, यानी कि पहले जहाँ चाइना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें इंपोर्ट कर रहा था वो सब बंद कर देते। जैसे अगर चाइना को राइस की ज़रूरत, राइस की शॉर्टेज है चाइना में, तो चाइना इंडिया को कॉन्टैक्ट करके इंडिया से राइस मंगा सकता है और इंडिया को पे कर देगा फॉरेन एक्सचेंज। तो चाइना ने क्या करा भाई कि
राइस तो हम अपनी कंट्री में खुद उगा सकते हैं, वीट अगर कम है अपनी कंट्री में खुद उगा सकते हैं। तो चाइना ने क्या करा, इट सब्स्टिट्यूटेड इट इम्पोर्ट्स विद द डोमेस्टिक गुड, यानी कि इम्पोर्ट कराना बंद कर दिया ऐसी चीज़ों का। सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्ट कराया उसने क्या कराया, टेक्नोलॉजी का और हैवी मशीनरीज का। तो सब कुछ, अब भाई राइस चाहिए तो भाई डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करो, एग्रीकल्चर के थ्रू सब कुछ आप लोग खुद से ही प्रोड्यूस करो, इम्पोर्ट्स नहीं होंगे। तो चाइना ने क्या करा, इट सब्स्टिट्यूटेड इट्स इम्पोर्ट विद द डोमेस्टिक गुड्स, बिकॉज चाइना के पास उस समय पे फॉरेन एक्सचेंज जो था वो कम हो गया था। अब देखो ये जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ उसका क्या क्या फ़ायदे हुए चाइना में। तो सबसे पहले तो ये था, इससे क्या हुआ, चाइना अपनी सारी की सारी रिसोर्सेज को यूज़ कर पाया, इंडस्ट्रियल बेस बनाया चाइना ने अपने कंट्री के अंदर जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगी चाइना के अंदर, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इंक्रीज़ हुई और सोशल वेलफेयर सबको इंश्योर हुई। जैसे सोवियत यूनियन में था ना भाई, सबको एम्प्लॉयमेंट मिली, ठीक है, सबको पैसा वेजेस मिलती थी, सब्सिडीज़ मिलती थी, एजुकेशन मिलती थी, और जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ थी सब लोगों को इंश्योर होने लगती है, और बेटर हेल्थ मिलती है, यानी कि पब्लिक हॉस्पिटल्स बनते हैं, सब कुछ जो है चाइना का डेवलपमेंट होने लग जाता है। अब फाइनली क्या होता है, देखो जब ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होता है चाइना की इकोनॉमी राइज होने स्टार्ट होती है। बट ये चाइना की जो इकोनॉमी है वो राइज हुई एट द रेट ऑफ 5 to 6%। कितने रेट पे हुई, 5 to 6%, अच्छा रेट है। बट एक ड्रॉबैक था, चाइना की इकोनॉमी तो राइज हो रही थी बट साथ ही के साथ जो है 2 to 3% पे चाइना की पॉपुलेशन भी राइज हो रही थी, और इतनी पॉपुलेशन को जो है ये जो इतना परसेंटेज है वो मीटअप नहीं कर पा रहा था। यानी कि इकोनॉमिक राइज तो हुआ कम्युनिज्म से, बट साथ ही के साथ पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही थी दैट ये इकोनॉमिक राइज में इनसफिशिएंट था, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और इकोनॉमिक राइज का इसलिए कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो कम्युनिज्म जो था चाइना के अंदर, हमने इसके फ़ायदे तो पढ़ लिए कि भाई इकोनॉमी भी राइज हुई और इंडस्ट्रीज़ भी इन्होंने लगाई, और इन्होंने जो है सिटीजन्स को मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज़ दी, और क्या दिया, एक हेल्दी लाइफ दी। बट इसके काफ़ी ड्रॉबैक्स भी थे। अब क्या हुआ, जैसे इन्होंने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन करा, कम्युनिज्म कर लिया, तो चाइना जो था फूड ग्रेन्स की चाइना में शॉर्टेज हो गई। यस, ये लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे बट फिर भी चाइना में फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज थी। नेक्स्ट क्या हुआ, चाइना जितना भी फूड ग्रेन जो था बना पा रहा था वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही प्रोड्यूस कर पा रहे थे, इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पे वीट है, चाय का वीट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो चाइना सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए फूड ग्रेन जो है वो बना पा रहे थे, प्रोड्यूस कर पा रहे थे, इंडस्ट्रीज़ के लिए नहीं। साथ ही के साथ इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं थी, वो मिनिमम ग्रोथ थी, ठीक है, जैसे हमने देखा 5 to 6% थी, उससे तेज़ी पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही थी। अब क्या होता है, देखो 1970s के अंदर सोवियत यूनियन के अंदर क्या आता है, इकोनॉमी स्टैग्नेट वहाँ की होनी शुरू होती है, तो हमने पढ़ा था। तो भाई सोवियत यूनियन की इकोनॉमी जब स्टैग्नेट होती है उसका इम्पैक्ट चाइना पर भी पड़ता है, चाइना की इकोनॉमी भी डगमगाने लगती है। अब कम्युनिज्म जो था उसने चाइना को हेल्प करना बंद कर दिया था, फूड ग्रेन की शॉर्टेज थी, साथ ही के साथ इंडस्ट्रीज़ बहुत कम लेवल पे ग्रो कर रही थी, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स लोगों को नहीं मिल रहे थे। तो अब कम्युनिज्म जो था वो चाइना के अंदर जो था अब इतने बेनिफिट्स नहीं दे रहा था। तो फाइनली चाइना क्या करती है, एंड ऑफ आइसोलेशनिज्म। पहले क्या कर रखा था चाइना ने, आइसोलेट कर रखा था खुद को, बाहर के देशों से चाइना डील नहीं कर रहा था। जैसे मैंने आपको क्या बताया, इन जैसे कि कैपिटलिस्टिक कंट्रीज थी उनसे ट्रेड नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई मशीनरी मंगानी है या टेक्नोलॉजी मंगानी है उसी वो ही मंगाता था, बाकी ट्रेड नहीं करता था चाइना। तो अब चाइना फाइनली क्या करता है, एंड ऑफ आइसोलेशनिज्म। ये कब से स्टार्ट होता है, 1970s के पीरियड से स्टार्ट होता है। 70s जब चाइना की जो पॉलिसीज़ थी वो चेंज होने लगती थी। पहले चाइना की पॉलिसी क्या थी, कम्युनिज्म और आइसोलेशनिज्म, कि सब कुछ गवर्नमेंट करेगी और आइसोलेट होके रहेंगे हम लोग। अब चाइना ने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना शुरू करा, चाइना ने अपनी इकोनॉमिक आइसोलेशन जो थी वो एंड कर दी और अपने रिलेशंस बना लिए विद द यूएसए। यूएसए क्या थी, कैपिटलिस्टिक कंट्री थी। 1972 के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन है, चाइना जो है यूएसए के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। चाइना के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पे प्रीमियर जोहू एनलाई, जिन्होंने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था जवाहरलाल नेहरू के साथ। वो 4 मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स लेकर आते हैं चाइना में, ठीक है। किस किस पे बेस्ड होते हैं ये, कि एग्रीकल्चर इंक्रीज करेंगे कंट्री में, इंडस्ट्री करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे और मिलिट्री को बढ़ाएंगे। 1973 तो 1 मार्कर क्वेश्चन ये शॉर्ट नोट में आ सकता है, डिस्कस द 4 मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स डेवलप्ड बाय प्रीमियर जोहू एनलाई। तो उसमें 4 चीज़ों का डेवलपमेंट करना था, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। तो ये सब कुछ हुआ 1973 तक। चाइना ने क्या करा, यूएसए के साथ अपने ट्रेड लिंक्स बना लिए एंड फाइनली 1978 में देखो क्या होता है, जो वहाँ के लीडर थे डेंग जियापिंग। कौन, डेंग जियापिंग। अब नए प्राइम मिनिस्टर आ गए होंगे, नए लीडर आ गए वहाँ के, तो उन्होंने क्या करा, अनाउंस करी ओपन
डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना। ओपन डोर पॉलिसी मतलब भाई पहले ना चाइना ने अपने दरवाजे यूँ बंद कर रखे थे, जैसे इंडिया ने आज़ादी के बाद बंद करे थे। हमने 1991 में क्या करा था, LPG, और हमने बाहर के देशों की कंट्री को अलाउ कर दिया कि आगे हमारे इन्वेस्टमेंट करो। वैसे ही चाइना ने भी आइसोलेट कर रखा था, बस 1972 के अंदर किसके साथ खोला, USA के साथ। अब 1978 में चाइना ने अपने दरवाजे खोल दिए कि भाई अलग अलग कंट्रीज़ आएँ, मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करें, हमारी कंट्रीज़ में अपनी फैक्ट्रीज़ लगाए, इंडस्ट्री लगाए और हमारे साथ ट्रेड करें, ठीक है। और ये जो पॉलिसी थी बेसिकली यार ये इसलिए थी जिससे कि चाइना जो है कैपिटल इंक्रीज़ कर सके अपनी और टेक्नोलॉजी अपनी इंक्रीज़ कर सके। तो चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी। तो भाई अब चाइना को क्या करना था, कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ मूव करना था। अब वो कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की मूव करने वाले के एग्जाम्पल हमने पढ़ा था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में, जब सोवियत यूनियन में कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में मूव होते होते जितनी भी कंट्रीज थी उनमें क्या लगी थी भाई, शॉक थेरेपी लगी थी, वो डिवास्टेट हो गई थी। बट चाइना क्या करता है, चाइना स्टेप बाय स्टेप है अपनी मार्केट इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करता है खुद को, जैसे कि कैपिटलिज्म में स्टेप बाय स्टेप जाता है। ऐसे नहीं कि भैया एक सेकंड में सब कुछ उसने कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड को दे दिया। चाइना डिडंट गो फॉर द शॉक थेरेपी, चाइना अडॉप्टेड इट्स ओन इकोनॉमिक सिस्टम स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप यहाँ देखो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ 1982 के अंदर। यहाँ बताओ जरा यार, इकोनॉमिक जो ओपन डोर पॉलिसी थी वो अनाउंस हुई 78 में, बट प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कब हुआ, 82 के अंदर, इतने सालों बाद। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कि अब लोगों के अपने अपने फार्म में, पहले क्या था कलेक्टिव फार्म, एक ही फार्म पे सब लोग काम करें, उन्हें सैलरी मिल रही है, घर जाएंगे अपना सैलरी लेके। बट अब कलेक्टिव फार्म सबको अपने अपने खेत देती है, उगाओ, जो पैसा कमाओगे अपने पास रखना, ठीक है। तो कलेक्टिव फार्म हट गए और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गए। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कब हुआ, 1982 में, 1 मार्क क्वेश्चन। अब प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इन्होंने कब करा, भाई एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को भी इकट्ठा प्राइवेटाइज नहीं करा, इंडस्ट्री को कब करा, 1998 में। दिस इज द सेकंड 1 मार्क क्वेश्चन। अब इंडस्ट्रीज़ के प्राइवेटाइजेशन से एक बार वो याद कर लो, जो लार्जेस्ट गैराज सेल हुई थी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर में, कि कम्युनिस्ट नेशन US सोवियत यूनियन में क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ को एक सेकंड में उन्होंने क्या कर दिया, कैपिटलिज्म में डाल दिया और वो सारी इंडस्ट्रीज़ बिक गई। बट चाइना ने स्टेप बाय स्टेप करा, पहले एग्रीकल्चर को करा फिर अपनी इंडस्ट्रीज को। तो बेनिफिट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने पढ़ लिया एग्रीकल्चर से क्या बेनिफिट्स हुआ और इंडस्ट्री से। अब देखो हमें पढ़ना है ये जो इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लगाए थे, उससे जो है चाइना का फॉरेन ट्रेड बहुत बढ़ जाता है। अब चाइना ने इतने सारे पोर्ट्स बना लिए अपने और फॉरेन ट्रेड बढ़ जाता है। हर एक कंट्री जो है उससे चाइना किसी ना किसी तरीके से ट्रेड, कहीं स्पाइसेस भेज रहे हैं, कहीं टॉयज़ भेज रहे हैं, कहीं लाइट्स भेज रहे हैं, कहीं कुछ भेज रहे हैं, कहीं मोबाइल फ़ोन भेज रहे हैं, अलग अलग चीज़ें चाइना जो है ट्रेड करना, चाइना का फॉरेन ट्रेड बहुत हाई हो जाता है एंड चाइना सबसे बड़ी डेस्टिनेशन बन जाती है फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब FDI क्या है आप सर्च भी करना, मैं थोड़ा सा आपको सिंपल टर्म में बता देती हूँ। FDI मीन द चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी में बाहर की कंट्रीज़ को अलाउ कर दिया चाइना के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब USA से कोई कंपनी है वो क्या करेगी, चाइना में आके अपनी फैक्ट्री लगा देगी, चाइना में उसे सस्ता लेबर मिलेगा और चाइना को क्या मिलेगी, फॉरेन एक्सचेंज, पैसा मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है चाइना के अंदर। तो बहुत ही एक अच्छा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कंट्री बन जाती है चाइना। और इतने FDI चाइना के अंदर होते हैं दैट चाइना लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बन जाती है। अब यहाँ आप देख रहे हो कहाँ मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था कि चाइना कहता है कि राइस नहीं खरीदूंगा, अपना फॉरेन एक्सचेंज बचा के रखूंगा। बट यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, चाइना का इतना ट्रेड इंक्रीज हो जाता है दैट चाइना बिकेम द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सबसे ज़्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज है चाइना के पास बन जाती है। और जब चाइना पे इतने सारे डॉलर्स, फॉरेन एक्सचेंज, अलग अलग करेंसी जब इकट्ठी हो जाती है तो व्हाट चाइना डिड, चाइना खुद से जाके अलग अलग देशों में बिग इन्वेस्टमेंट्स करने लगा। जैसे USA करता है ना इन्वेस्टमेंट, वैसे ही अब चाइना ने करने लगा। और चाइना का एक सबसे बड़ा स्टेप होता है इन 2001 व्हेन इट एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने से भी चाइना को बहुत फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि अब चाइना का इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा था, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजन लेना होता था तो चाइना की बात मानी जाती थी क्योंकि हर एक कंट्री चाइना से ट्रेड कर रही थी। तो अब भाई बहुत तारीफ़ें पढ़ ली इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी की, अब थोड़ी सी इनइक्वालिटी ऑफ रिफॉर्म पढ़ेंगे दैट ये जो रिफॉर्म्स आए उसका बेनिफिट सबको इक्वल नहीं मिला। पहली बात तो यही है, नॉट एवरीवन वॉज बेनिफिट फ्रॉम द रिफॉर्म। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई थी चाइना की, इकोनॉमी राइज हो रही थी, एग्रीकल्चर इनकम राइज हो रही थी, बट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई थी बिकॉज इनकी पॉपुलेशन हमें पता है बहुत भयंकर है। 100 मिलियन पीपल जो थे ऑलमोस्ट दे वर लुकिंग फॉर जॉब्स। फीमेल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन अच्छी नहीं थी और जितने भी वर्कर्स इनकी फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे थे उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत बुरी थी। साथ ही के साथ इन्होंने इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन करा दैट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ एंड करप्शन वॉज प्रेवलेंट इन चाइना। तो ये इसके ड्रॉबैक्स ऑफ रिफॉर्म है। तो भाई ड्रॉबैक्स भी हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे चाइना एज एन इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक पावर।
पावर। तो फाइनली हमने यार देखा दैट चाइना इकोनॉमिकली बैकवर्ड था, उसने पहले कम्युनिज्म करके खुद को संभाला और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने दरवाजे खोल के एक लार्जेस्ट राइजिंग इकोनॉमी बन गया है। तो अब हमने ड्रॉबैक्स भी पढ़ लिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया। फाइनली गाइज चाइना जो है एक ऐसी पावर इमर्ज हो रहा है जिसको हम कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड यूएसए को टक्कर देने वाली पावर बन सकता है। वो क्यों? फर्स्टली चाइना के ट्रेड लिंक्स बहुत ज़्यादा हैं हर एक कंट्री के साथ। चाइना के इशू है, जापान के साथ भी इशू चल रहा है, इंडिया के साथ भी इशूज़ है, चाइना के एशियान की कंट्रीज़ के साथ इशू है, बट फिर भी चाइना को आप कह सकते हो एक प्रॉफिट मिल जाता है बिकॉज हर एक कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है, तो इशूज़ सेटल डाउन हो जाते हैं। अब बात करें चाइना की इकोनॉमी राइज की, हमें डर क्यों लगता है? बिकॉज चाइना ने भी यूएसए की तरह ना अलग अलग कंट्रीज़ को जाके हेल्प करना शुरू करे। जैसे एशियन इकोनॉमी जो थी उसको स्टेबलाइज करने में चाइना ने उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस में हेल्प करी। जैसे यूएसए ने मार्शल प्लान में ईयू को हेल्प करी थी, वैसे ही चाइना ने एशियन को हेल्प करी। और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जो है, यानी कि जो ये हमारा साउथ अमेरिका है ना, वहाँ पे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है, वहाँ पे जाके चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें अफ्रीका में जाके इन्वेस्टमेंट करे, तो जस्ट लाइक द यूएसए चाइना इज़ ऑल्सो मूविंग टू ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट, एंड इसलिए हमने चाइना को न्यू सेंटर ऑफ पावर में पढ़ा है। तो विद दिस आपका चाइनीज इकोनॉमी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब ये है टॉपिक इंडिया एंड चाइना रिलेशन। किताब पढ़नी है इंडिया एंड चाइना के रिलेशनशिप के बारे में। तो भाई इंडिया और जो चाइना था हमेशा एक दूसरे से कॉन्फ्रेंट करते हैं, समझ में नहीं आ पाता है कि क्या पॉलिसी अपनाए एक दूसरे से डील करने की, बिकॉज इंडिया जो है वो भी एशिया की बहुत लार्जेस्ट पावर है एंड चाइना भी है। अब अगर हम ट्रेडिशनल बहुत पुराने ज़माने की बात करें तब भी इंडिया जो है, हम तो सोने की चीज़ें थे हमें पता है, बट चाइना वॉज ऑल्सो वेरी इन्फ्लुएंशियल किंगडम। चाइना जो है तिब्बत पे भी रूल करता था और काफ़ी सारे और किंगडम्स पे चाइना जो था मंगोलिया पे रूल करता था। तो चाइना भी इंडिया की तरह जो था एक बहुत ही बड़ा किंगडम था। अब चाइना और इंडिया का पुराने ज़माने की अगर हम बात करें, ज़्यादा जो था इंट्रैक्शन नहीं होता था, कल्चरल इंट्रैक्शन नहीं था, बट ये ट्रेड लिंक्स थे। जैसे कि हमने पढ़ा था दैट काफ़ी सारे चाइनीज़ ट्रैवलर्स जो थे हमारी अलग अलग डायनेस्टीज़ के टाइम पे इंडिया आते थे, सिल्क लेकर आया, कोई कुछ लेकर आया, हमने पढ़ा है 6th-7th क्लास में। ट्रेड लिंक्स थे इंडिया चाइना के बीच में, बट ज़्यादा इंट्रैक्शन इंडिया और चाइना का नहीं होता। टाइम्स पे चाइना और इंडिया का इंट्रैक्शन बहुत कम होता था, बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऐसी होप्स मिली दैट चाइना और इंडिया जो है अब आपस में इंटरेक्ट करेंगे फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए। हिंदी चीनी भाई भाई वाला जो स्लोगन था पॉपुलर था। हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी और उनके जो प्रेमियर थे ज़हू एनलाइन, उन्होंने पंचशील एग्रीमेंट भी साइन करा कि अब हम पीस और ट्रैंक्विलिटी से रहेंगे। बट क्या होता है, सडनली चाइना और इंडिया जो है, जैसे आपको पता है धोखेबाजी करता है चाइना, क्या होता है मिलिट्री और बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना और इंडिया के बीच में राइज होता है और उससे सारी होप्स कि भाई ये फ्रेंडशिप करेंगे और एशिया की इकोनॉमी को राइज करेंगे, वो सारी होप्स खत्म हो जाती है। क्या हमारे डिस्प्यूट्स राइज हो जाते हैं चाइना के साथ। तो पहला तो था चाइनीज टेक ओवर ऑफ तिब्बत, जो हम चैप्टर 2 में भी पढ़ने वाले हैं, बुक 2 में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है, चाइना जो है तिब्बत पे कब्जा करने जाता है, तो उस समय पे जो तिब्बत के एक स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा जी, उनको इंडिया पॉलिटिकल असाइलम दे देता है। तो चाइना चिढ़ जाता है कि आपने पॉलिटिकल असाइलम क्यों दिया, ठीक है। सेकेंडली वो तिब्बत वाला, सेकेंडली चाइना क्या करता है 1962 के अंदर, चाइना जो है हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं चाइना के साथ। चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया और आकाशी चीन एरिया जो है लद्दाख का, वो चाइना का है। एंड चाइना सडनली हमारे ऊपर ईस्ट और वेस्ट दोनों एरिया से इकट्ठे हमला कर देता है। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम, और उस वॉर में इंडिया हार जाता है। उस वॉर में हमारी यूएसए ने भी हेल्प नहीं करी होती है। तो उस हार के बाद जो है हमारे चाइना और इंडिया के जो रिलेशंस है वो और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है। तो जब ये वॉर होता है उसके बाद से इंडिया और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशन टिल 1976 बिल्कुल खत्म रहते हैं, बातचीत बिल्कुल भी नहीं होती है। एंड लेट 1970s में ये सिचुएशन चेंज होनी स्टार्ट होती है जब चाइना अपनी आइडियोलॉजी बदलता है, ठीक है। तो जब चाइना ने अपने ओपन डोर पॉलिसी लगाई, रिफॉर्म्स करी, उस समय पे इंडिया एंड चाइना की बातचीत जो है थोड़ी बहुत स्टार्ट होती है। 1981 में टॉक्स होते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। एंड फाइनली 1988 के अंदर राजीव गांधी जो है विजिट करते हैं चाइना। वहाँ के जो लीडर थे और जो राजीव गांधी थे साथ में मिलकर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का एक आप कह सकते हो एग्रीमेंट साइन करते हैं कि अब हम पीस के साथ रहेंगे एशिया के अंदर, ओके। और साथ ही के साथ बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट की चाइना और इंडिया जो है अब साथ में ट्रेड करेगा, और ये एग्रीमेंट साइन होने से 30% ट्रेड जो है इंक्रीज होता है इंडिया चाइना के बीच में। उससे $338 मिलियन जो है उसकी इनकम जनरेट होती है। तो फाइनली थोड़े बहुत हमारे जो रिलेशनशिप थे वो ठीक होने शुरू होते हैं चाइना के साथ आफ्टर द 1988। अब क्या होता है, चाइना भी जो है 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाता है और इंडिया भी बन चुका होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर। तो सामने से तो भाई फ्रेंडशिप वाला सीन चल रहा था, बट राइवलरीज वर स्टिल देयर। जैसे कि जब चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा तो इंडिया कभी भी चाइना से पीछे नहीं रहता था। चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा तो उसके कुछ समय बाद ही हमने भी राजस्थान के पोखरान जो एरिया है वहाँ पे अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करा। सेकेंडली चाइना
और इंडिया जो था उनकी आप कह सकते हो आमने सामने से तो लड़ाई नहीं हुई, बट स्टिल राइवलरीज वर देयर। ओके, तो इन फ्रंट तो आप कह सकते हो पॉजिटिव रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, बट राइवलरीज वर स्टिल देयर। बट अभी आप रीजन देख सकते हो, हमारा चाइना के साथ एक डिस्प्यूट और अराइज हो गया था, तो बुक में इस चीज़ में चेंजेस चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक इंडिया चाइना रिलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं जापान के बारे में। तो जापान की तो तारीफें आप लोगों ने आजकल सुन ही रखी होंगी, तो अब हम बुक में भी पढ़ लेते हैं। तो आपने जिस भी ब्रांड्स का नाम सुना ना, जैसे ये सोनी हो गया, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, ये सब के सब जापानीज ब्रांड है। तो आप समझ रहे हो दैट जापान जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। ठीक है, जो जापान है हाई टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाता है, और जापान जो है एक्चुअली में इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है, और ये सारा का सारा रॉ मटेरियल मोस्टली इंपोर्ट कराते हैं। तो आप जापान के पास अपनी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है, बहुत कम रिसोर्सेज है जापान के पास, और ये अपनी आधी से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कराते हैं। बट स्टिल इंपोर्ट करवाने के बावजूद जापान जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से एक बहुत ही राइजिंग इकोनॉमी बन चुका है। जापान इज़ अ मेंबर ऑफ OECD ऑल्सो, और जो है जापान जो है ना 2017 के अंदर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन चुका है। पहली USA, दूसरी EU एंड थर्ड पे जापान है। तो जापान तो न्यू सेंटर ऑफ पावर में पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द ओनली एशियन मेंबर ऑफ G7। ठीक है, G7 का ओनली एशियन मेंबर है, और 11th मोस्ट पॉपुलेशन नेशन ऑफ द वर्ल्ड है। और ये तो हमें पता ही है, जापान एक ऐसा नेशन है पूरे वर्ल्ड का जिसने आज तक न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक सहा है, इसके अलावा किसी ने नहीं सहा। बट इन्होंने ये नहीं करा कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक सहा है तो ये अपने ये डिस्ट्रक्शन की तरफ जाते रहे, नहीं, बल्कि जापान और ज़्यादा एडवांस हो चुका है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द बजट ऑफ UN। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है UN के बजट का। 10% पैसा जो है UN के बजट का वो जापान से आता है। जापान और USA का सिक्योरिटी अलायंस है सिंस 1951। फीचर है, जापान जो है उसका मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर सिर्फ 1% ऑफ इट्स GDP है, यानी कि इनके GDP के हिसाब से ये लोग मिलिट्री में बहुत कम खर्चा करते हैं, बट स्टिल इनके मिलिट्री जो है 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो विद दिस आप इन बातों को अगर ध्यान में रख के देखो, जैसे हमने क्या क्या पढ़ी, अपनी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, सब कुछ इंपोर्ट कराते हैं, तब भी क्या है हमारी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि ये G7 का मेंबर भी है, 11th मोस्ट पॉपुलेशन नेशन है, पॉपुलेशन भी एक अच्छा फैक्टर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया आपका, जापान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक आया, बट स्टिल इट इज़ वेरी डेवलपिंग, कंट्रीब्यूटर है UN का। और जो है हमने यहाँ लास्टली क्या पढ़ लिया है, जापान की जो मिलिट्री है 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम कह सकते हैं दैट जापान भी एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर की तरह वर्क कर सकता है। अब जापान के बाद आता है हमारा साउथ कोरिया। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू रीड दिस टॉपिक ऑल्सो। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है साउथ कोरिया। तो देखो साउथ कोरिया जो है ये टॉपिक आप खुद से करोगे, जैसे मैंने आपको जापान हाईलाइटिंग फीचर्स करवाए हैं। तो दिस इज़ योर होमवर्क, आप जापान के बारे में यही कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हो। तो मैंने आपको फुल चैप्टर पढ़ा दिया है। अब जो साउथ कोरिया टॉपिक है वो आप लोग मुझे बताओगे दैट दीज आर द हाईलाइटिंग फीचर्स ऑफ द साउथ कोरिया। ठीक है, तो विद दिस हमारे ये चैप्टर फुली कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के एडेड टॉपिक्स की। इसमें टॉपिक ऐड हुआ है ब्रिक्स, इसमें टॉपिक ऐड हुआ है इंडिया, रशिया, इजराइल। तो ब्रिक्स, इंडिया, रशिया, इजराइल जो ये 4 टॉपिक है मैं आपको पार्ट 2 वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो पार्ट 2 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा आप पार्ट 2 वीडियो को देखोगे और अपने फुल चैप्टर को कंप्लीट करोगे। तो आई नो वीडियो की लिमिट लंबी हो चुकी होगी, मैं चाहती तो इसी में ऐड कर देती बाकी के टॉपिक्स, बट फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो आज का जो सेशन है हम यहीं एंड कर रहे हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी जिसमें मैं आपको एडेड टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, ब्रिक्स, इंडिया, रशिया, इजराइल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था बट इस ईयर फिर से पढ़ेंगे हम सब कुछ। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लास 12 ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो 2 वीडियोस आपके लिए पेस्ट हो चुकी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका पार्ट 2 और 12th पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट जिसमें मैं सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं। तो जाके आप पॉलिटिकल पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री मैंने पढ़ा रखी है, इंग्लिश पढ़ा रखी है, इको इज देयर, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज देयर, इंडियन इकोनॉमिक्स इज देयर, सोशलॉजी इज देयर, ज्योग्राफी, दोनों के दोनों बुक्स कंप्लीटेड है मेरे चैनल पे। तो जाके आप क्लास 12 ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट कैन स्टडी। ह्यूमैनिटीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए 2 वीडियोस जो मैंने आपके लिए पेश करी है, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स का सेशन जिसमें मैंने आपको सारे टिप्स दिए ह्यूमैनिटीज़ आपको कैसे पढ़नी है, क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है, वो वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड वॉच इट। तो डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट इफ़ यू वांट। यार मैं जल्दी से सारा जो सिलेबस है ह्यूमैनिटीज़ का एक बार फिर से पढ़ा रही हूँ ऑन दिस बोर्ड, बिकॉज आई वॉन्ट यार ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट को बेस्ट कंटेंट मिले। ठीक है, तो वी ऑल आर द ह्यूमैनिटीज़ फैमिली। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो।